Hello everyone, Jai Hind to all of you. So how's your preparation? I hope are you guys doing well? So today is the day 3 for our CDS crash course 2023 45 days. ना मैं उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो रही होंगी अभी तक जितना भी हमने कंप्लीट किया है और उनके PYQ भी सोल्व किए हैं काफ़ी अच्छे तरीके से। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम सबसे पहले बात करते हैं शेड्यूल की। ठीक है, देयर आर 12 शेड्यूल इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें सबसे पहले की अगर हम बात करें फर्स्ट शेड्यूल स्टेट एंड टेरिटरीज ऑफ इंडिया के बारे में बात करता है कि नेम क्या होगा स्टेट का, उनकी टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन कितना होगा, यूनियन टेरिटरीज का एग्जिस्टेंस किस बेस पर होगा, वो सब चीज़ें फर्स्ट शेड्यूल के अंडर आती हैं। सेकंड शेड्यूल इज सैलरीज ऑफ ऑफिशियल्स होल्डिंग पब्लिक ऑफिस, जज एंड कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। देखिए ऐसे याद कर लीजिए आप, 2 नंबर का पैसा है ना, 2 नंबर के पैसे में क्या होता है, पैसा मीन्स सैलरी ना। ये याद करने की आप एक कोई भी ट्रिक बना सकते हैं ऐसे खुद से कुछ भी जो आपको याद रह जाए, मेन चीज़ यही है ना, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता आपने किस तरीके से याद किया है। द थर्ड इज द ओथ ऑफ ऑफिस फॉर इलेक्टेड ऑफिशियल्स एंड जज। थर्ड शेड्यूल में हमारी ओथ के बारे में बात की गई है कि जो भी ऑफिशियल्स होंगे जैसे कि यूनियन मिनिस्टर्स, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, स्टेट मिनिस्टर, जज ऑफ द हाई कोर्ट, मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटर, उन सभी की ओथ से रिलेटेड सारी कंडीशन शेड्यूल थर्ड में दी गई है। द फोर्थ शेड्यूल इज द एलोकेशन ऑफ सीट इन द राज्यसभा। राज्यसभा में सीट का एलोकेशन किस बेसिस पर होगा, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज से कितने लोग आएंगे राज्यसभा में, वो सभी चीज़ें फोर्थ शेड्यूल के अंदर कवर की गई हैं। द नेक्स्ट इज फिफ्थ शेड्यूल। देखिए फिफ्थ शेड्यूल में क्या होता है, ये फिफ्थ और सिक्स्थ ये आप इनको ना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी मान सकते हैं क्योंकि इनसे मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, कि बाकी सब तो थोड़े इजी से ही है ना, हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से इनको कई बार पढ़ते हैं, लेकिन फिफ्थ एंड सिक्स्थ शेड्यूल स्पेशली एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड ट्राइब। आर्टिकल फिफ्थ में शेड्यूल एरियाज एंड ट्राइब के बारे में बात की गई है। एंड द शेड्यूल सिक्स्थ में प्रोविजन बनाए गए हैं एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए ट्राइबल एरियाज को। कौन कौन से ट्राइबल एरियाज, से डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ लेगा कि शेड्यूल सिक्स में कौन कौन सी स्टेट कवर की जाती है, तो आप ऐसे याद कर लीजिए AMTM, AMTM, ए फॉर असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ऐसे 2-3 बार आपको बोलना है, चीज़ें याद हो जाएंगी। द नेक्स्ट इज द सेवंथ शेड्यूल, द यूनियन यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें बोला गया पावर ऑफ डिवीजन, इसको सेवंथ शेड्यूल में डिवीजन ऑफ पावर, पावर डिवीजन के बारे में बात की गई है कि जो 3 लिस्ट है ना, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और कौन सी, स्टेट, कॉन्करेंट और यूनियन लिस्ट या सेंट्रल लिस्ट, इन तीनों लिस्ट को एक तरह से दिया गया है कि किसकी क्या जिम्मेदारी है, कौन किस पे रूल बना सकता है, किस पे लॉ ला सकता है, वो सब चीज़ें। एंड द एट्थ शेड्यूल इज द ऑफिशियल लैंग्वेज, इसको भी आप इम्पोर्टेंट मार्क कर सकते हैं। फिफ्थ, सिक्स्थ और 8 ये 3 इंपॉर्टेंट हैं सबसे। ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बात की गई है कि हमारी कितनी लैंग्वेज ऑफिशियली कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या किसको कितनी जगह दी गई है, उन सबसे रिलेटेड इनको इसको डिटेल में करेंगे हम नेक्स्ट स्लाइड में। द नाइन्थ शेड्यूल इज द वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन। देखिए इसमें क्या था, स्टेट लेजिस्लेचर की डिटेल दी गई है, लैंड रिफॉर्म, एबोलिशन ऑफ द जमींदारी सिस्टम और पार्लियामेंट डीलिंग विद अदर मैटर्स, वो सब चीज़ें 9th शेड्यूल के अंदर कवर की गई हैं। द 10th शेड्यूल इज द एंटी डिफिकेशन प्रोविजंस फॉर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर ऑफ द
स्टेट लेजिस्लेशन, देखिए इसमें क्या बोला गया है कि आपकी डिस्क्वालिफिकेशन के जितने भी मैटर हैं या जो भी कंडीशंस हैं आपको डिस्क्वालीफाई करने के लिए, वो सभी 10th शेड्यूल के अंडर आएंगे। इसमें पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेटर सभी के लिए कवर की गई हैं चीज़ें। एंड द 11th एंड 12th शेड्यूल, 11th शेड्यूल पंचायत राज, रूरल लोकल गवर्नमेंट, ये 73rd अमेंडमेंट, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा ऐड किए गए थे। और 12th शेड्यूल ऐड की गई थी म्यूनिसिपैलिटीज यानी कि अर्बन लोकल गवर्नमेंट, दैट इज 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। ये आपको याद रखने हैं इनके ईयर और नंबर, कौन सा 73rd 74th इस तरह से, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं 8th शेड्यूल को, थोड़ा डिटेल में अच्छे से कवर करते हैं ना, क्योंकि लैंग्वेज से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि कौन सी लैंग्वेज 8th शेड्यूल में कवर्ड नहीं है। देखिए शुरू में कितनी थी, इनिशियली 14 बट प्रेजेंटली 22 लैंग्वेज, ये सभी लैंग्वेज आप देख सकते हैं। लेकिन इसमें जो 8 लैंग्वेज बाद में ऐड की गई हैं, 8 ही हुई ना, हाँ 8 लैंग्वेज, बाद में ऐड की गई, जिसमें सबसे पहले सिंधी, कहाँ पे है सिंधी, ये रही सिंधी। सिंधी को ऐड किया गया था 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1967 के थ्रू, 21st 1967 के थ्रू। उसके बाद कोंकणी और मणिपुरी, ये रही कोंकणी और मणिपुरी, इनको ऐड किया गया था 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। 3 हो गई। उसके बाद इसमें नेपाली भी थी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, 3 लैंग्वेज को 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा ऐड किया गया। देन उसके बाद बोडो, डोंगरी, मैथिली और सेंथाली, कौन कौन सी, एक तो ये बोडो, डोगरी, मैथिली, ये रही मैथिली और सेंथाली। इनको ना यहाँ पे लिख लेते हैं, बोडो, डोगरी, मैथिली और सेंथली। इनको कवर किया गया था 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003। ये आपको याद रखनी है, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि कौन सी लैंग्वेज को कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ऐड किया गया था, है ना। बोडो, डोंगरी, मैथिली, सेंथली 92 2003 ऐसे याद करना है। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, इनको 71st 1992। देन सेंथली 21st वाला, सिंधी एंड सेंथली, नहीं सेंथली नहीं, सिंधी, सिर्फ सिंधी, सिंधी वाज एडिड 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1967, है ना। इस तरीके से आपको याद रखनी है चीज़ें। 8th शेड्यूल में लैंग्वेज, इसमें ना आपने एक चीज़ नोटिस की, इंग्लिश नहीं है, इंग्लिश ऐड नहीं है 8th शेड्यूल में एज अ लैंग्वेज, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने रिकॉग्नाइज किया है। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सी लैंग्वेज 8th शेड्यूल में ऐड नहीं है, तो इंग्लिश नहीं है। द नेक्स्ट इज अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट, टॉपिक नहीं है, कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्योंकि ये हर जगह यूज होगा, हर जगह आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट जो किया जाता है उसका प्रोसेसर क्या है, उसको कहाँ से इनिशिएट किया जा सकता है, कौन इनिशिएट करता है, कौन से आर्टिकल की रिक्वायरमेंट होगी, कौन से पार्ट में कवर है, बाकी सारी चीज़ें, है ना। जितने भी हमने अभी तक केस पढ़े हैं ना, केशव नंदा भारती केस, बेरूबारी केस, वो सभी चीज़ें
अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का अगर आपको प्रोसेस पता है ना, तो आप सिर्फ इतना देख के बता दोगे कि स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, सिंपल मेजोरिटी चाहिए, या एब्सोल्यूट मेजोरिटी वाली सीन होता है, वो वाली मेजोरिटी चाहिए। तो उन सब के बारे में आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले इसकी फैक्चुअल बातें करते हैं। आर्टिकल 368 कल लास्ट वाली क्लास में हमने बात की थी ना, एक हमारा हाईवे जा रहा है, नेशनल हाईवे 368, सीधा कहाँ जाके खुलता है, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बीच में कोई पास नहीं है कि इसके थ्रू आप किसी और चीज़ को अमेंड करने के लिए रास्ते में नहीं उतर सकते। डायरेक्ट कहाँ पे जाएगा, ये सीधा कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करने के लिए जा रहा है। लास्ट क्लास में हमने बात की थी ना ऐसे ही कुछ याद करने के लिए। पार्ट 20 of the constitution deals with the powers of parliament to amend the constitution and its procedure। ठीक है, कि पार्लियामेंट कांट अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर। याद आया कुछ? केशवानंदा भारती केस 1973, आई थिंक मोर देन 20 टाइम हम इस पर बात कर चुके हैं। केशवानंदा भारती केस क्या था, बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन किया था। ये पता है आपको, बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे नहीं लिखा हुआ कि क्या बेसिक स्ट्रक्चर है, इसको कौन डिफाइन करेगा? सुप्रीम कोर्ट, है ना। ये उनका मामला है, वो किस चीज़ को बेसिक स्ट्रक्चर मानेंगे, है ना। दिस वाज रूल बाय इन केशवानंदा भारती केस 1973। ठीक है, अब देखिए अमेंडमेंट लाने के लिए एक प्रोसीजर है जिसके 8 स्टेप आप मान सकते हैं ना। देयर आर 8 स्टेप्स टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। द फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन ऑफ बिल। सबसे पहले आप एक बिल इंट्रोड्यूस करेंगे, है ना। और इस बिल को कोई भी इंट्रोड्यूस कर सकता है, या तो वो एक मिनिस्टर हो सकता है या प्राइवेट मेंबर हो सकता है। और इसके लिए पीरियर परमिशन की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि हमें किसमें आर्टिकल 3 के अंडर पड़ती है पीरियर परमिशन प्रेसिडेंट की। इसमें ऐसा नहीं है, चीज़ें लिंक करते चलना है ना, याद करना है। इसी तरीके से आपका रिवीजन 2-3 बार वैसे ही हो जाएगा क्लास देखते हुए ही। और जब हम PYQ करेंगे उसमें भी रिवीजन होना है। तो चीज़ों को कल पे नहीं छोड़ना है कि हम पहले पूरी क्लास कंप्लीट करेंगे फिर उसके बाद रिवीजन करेंगे, नहीं, रिवीजन आपको साथ के साथ करते रहना है बार बार। तो ये सेकंड स्टेप हुआ कि सेकंड स्टेप या सेकंड कंडीशन मान सकते हैं आप कि प्राइवेट मेंबर ला सकता है, मिनिस्टर ला सकता है और पीरियर परमिशन नहीं चाहिए। नेक्स्ट इज स्पेशल मेजोरिटी रिक्वायर्ड टू पास द बिल। स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, सिंपल मेजोरिटी से काम नहीं चलेगा, जो कि हमारी है ना 50+1% वाली थी ना, उस वाली मेजोरिटी से काम नहीं चलेगा। इसके लिए चाहिए स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी को बारे में आगे बात करेंगे डिटेल में। ईच हाउस मस्ट पास द बिल सेपरेटली। देखिए 2 हाउस हमारे पास, लोअर हाउस एंड अपर हाउस। अपर हाउस इज द राज्यसभा, लोअर हाउस इज द लोकसभा, और इन दोनों को मिला के तो पार्लियामेंट बनती है ना। तो ये बिल क्या बोल रहा है कि आपको इसमें भी सेपरेटली पास होना पड़ेगा और इसमें भी सेपरेटली पास होना पड़ेगा। लेकिन अगर डेडलॉक हो जाए, यानी कि टाई वाली कंडीशन आ जाए, तो आप इसके लिए ज्वाइंट सिटिंग नहीं कर सकते। ऐसे में बिल कोलैप्स कर जाएगा। ठीक है, नो ज्वाइंट सिटिंग फॉर डेडलॉक। इफ बिल अमेंड फेडरल स्ट्रक्चर रेटिफिकेशन ऑफ हाफ स्टेट रिक्वायर। देखिए अगर वो फेडरल स्ट्रक्चर को अफेक्ट कर रहा है या अमेंड कर रहा है, तो उसके लिए क्या चाहिए, जितनी भी स्टेट्स हैं हमारी 28 स्टेट्स, उनकी 50% की रेटिफिकेशन चाहिए, यानी कि उस पर उनकी मोहर चाहिए, उनकी सहमति बहुत जरूरी है, सहमति पत्र होना चाहिए उनका, है ना। उनको भी एक बिल भेज देंगे और बिल पास कर करके भेज देंगे। उस तरीके से क्लियर हो जाएगा कि भाई कितने स्टेट इससे एग्री करते हैं, कितने नहीं करते। लेकिन वो सिर्फ उस कंडीशन पे होगा जब अमेंड करेगा ये फेडरल स्ट्रक्चर को, अदरवाइज कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, बिल पास हुआ, दोनों बिल से पास हो गया, यहाँ से भी पास हो गया, यहाँ से भी पास हो गया, तो फिर जाएगा ये प्रेसिडेंट के पास, है ना। और प्रेसिडेंट को मस्ट गिव हिज असेंट टू द बिल। प्रेसिडेंट को उस पर साइन करने ही करने पड़ेंगे, वो मना नहीं कर सकते, है ना। उनके साइन करने के बाद क्या होगा, ये बिल जो है एक्ट बन जाएगा। सब चीज़ें याद हुई? एक बार दोबारा पीछे से करके सुन लेना है, वरना पॉज करना, खुद से एक बार लिख लेना, बिना देखे चीज़ें याद हो जाएंगी ना। सबसे पहले बिल लाएंगे, बिल कोई भी ला सकता है, मिनिस्टर या प्राइवेट मेंबर, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, दोनों
हाउस से सेपरेट पास होना चाहिए, नो जॉइंट सीटिंग फॉर डेड लोग, अगर फेडरल स्ट्रक्चर को अफेक्ट कर रहा है तो स्टेट का भी रेटिफिकेशन चाहिए, आधी स्टेट का। उसके बाद क्या होगा, ये दोनों हाउस से पास होने के बाद प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट को उस पर साइन करने ही होंगे, उसके बाद वो बिल जो है एक्ट बन जाएगा। ये सिंपल सी बात थी, ठीक है। आगे चलते हैं, टाइप ऑफ अमेंडमेंट। हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि पूरी पॉलिटी में हम बहुत बार पढ़ेंगे इस चीज़ को कि स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, सिंपल मेजोरिटी चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड कंसेंट ऑफ स्टेट वाली चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले क्या है, हम बात करते हैं सिंपल मेजोरिटी की। देखिए, सिंपल मेजोरिटी क्या होती है, एक मेजोरिटी जो मोर देन 50%, मोर देन 50% ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। प्रेजेंट एंड वोटिंग इन द हाउस, ठीक। ये हुई हमारी सिंपल मेजोरिटी। अब अगर हम बात करें स्पेशल मेजोरिटी की, तो स्पेशल मेजोरिटी में क्या होता है, ये सेम है, मोर देन 50% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ ईच हाउस, ऑफ द टोटल नंबर ऑफ ईच हाउस दैट मीन्स लोकसभा राज्यसभा दोनों का, ईच हाउस एंड अ मेजोरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द members of each house present and voting। क्लियर हुई बात। इसमें क्या बोला गया है कि एक तो मेजोरिटी ये वाली होनी चाहिए मोर देन 50% होने के साथ साथ, यानी कि सिंपल मेजोरिटी प्लस टोटल मेंबर ऑफ ईच हाउस एंड अ मेजोरिटी ऑफ 2/3 द मेंबर ऑफ ईच हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। ये हुई हमारी स्पेशल मेजोरिटी। अब अगर हम बात करें स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड कंसेंट ऑफ स्टेट, जैसे कि आप कंसेंट ऑफ स्टेट वाला सीन देख रहे हैं ना, इसमें क्या होगा भाई, स्पेशल मेजोरिटी, इस मेजोरिटी की पूरी डेफिनेशन लिख ली हमने ना, कि भाई आर्टिकल 368 के थ्रू हमने ये लाई स्पेशल मेजोरिटी प्लस 50% स्टेट का रेटिफिकेशन मिल गया हमें। लेकिन ये स्टेट का रेटिफिकेशन जो है ना, ये सिंपल मेजोरिटी से ही काम चल जाएगा, सिंपल मेजोरिटी। क्लियर हुई बात। स्टेट के लिए सिंपल मेजोरिटी है, लेकिन जो हमारी स्पेशल मेजोरिटी थी ना, स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट होनी चाहिए, उसमें हमने सिंपल मेजोरिटी मिला दी 50% ऑफ स्टेट। तो ये हो गई हमारी कंसेंट ऑफ स्टेट वाली, यानी कि एब्सोल्यूट भी इसको बोलते हैं शायद, है ना। सिंपल मेजोरिटी क्लियर हुई, स्पेशल मेजोरिटी क्लियर हुई, और स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड कंसेंट ऑफ स्टेट, तीनों क्लियर हुई। अब बात करते हैं कि ऐसे कौन से सब्जेक्ट हैं जो सिंपल मेजोरिटी से अमेंड किए जा सकते हैं। जैसे कोई नई स्टेट ला रहे हैं, एल्ट्रेशन ऑफ एरिया नेम, ये हमने शुरू में पढ़ा था ना, कहाँ पे, यूनियन वाला पार्ट में, आर्टिकल 2 के थ्रू का नाम बदलना है, एरिया घटाना है, बढ़ाना है, यानी कि हमारा इंटरनल मैटर है ना, ये सिंपल मेजोरिटी से हम कर लेंगे। एबोलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली की बात नहीं हो रही है, काउंसिल की बात हो रही है, ये ध्यान रखना है। काउंसिल दैट मीन्स, इसको आप ऐसे वो समझ लो कि स्टेट की राज्यसभा, जैसे एक हमारी देश की राज्यसभा है ना, ऐसे स्टेट के लिए एक राज्यसभा। ऐसे याद कर लो, है ना, लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसका सेम फंक्शन ये होता है। सेकंड शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल को भी सिंपल मेजोरिटी से कर सकते हैं। कोरम इन पार्लियामेंट, सैलरी एंड अलाउंस ऑफ द एमपीज,
रूल ऑफ प्रोसीजर इन पार्लियामेंट एंड प्रिविलेज ऑफ द पार्लियामेंट, यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन पार्लियामेंट, नंबर ऑफ क्वेश्चन जज इन द सुप्रीम कोर्ट, उसमें कितने जज बैठेंगे ना, ऑफिशियल लैंग्वेज शेड्यूल 8 वाला, 8 शेड्यूल वाला, उसको भी सिंपल मेजोरिटी से कर सकते हैं। सिटीजनशिप यूनियन टेरेटरी, इसको भी सिंपल मेजोरिटी से। इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, ये भी सिंपल मेजोरिटी से। और ये इंपॉर्टेंट वाली बात है, 5th शेड्यूल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स, ये भी सिंपल मेजोरिटी से ही कर सकते हैं। और 6th शेड्यूल भी, इनको भी सिंपल मेजोरिटी से कर सकते हैं अमेंड। क्लियर हुआ? इनको 2-3 बार पढ़ना है ताकि ये चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। तो लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो स्पेशल मेजोरिटी से होंगी। कौन कौन सी होंगी? थोड़ी सी हैं, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी इज रिक्वायर एट 3rd स्टेज ऑफ बिल, ये पार्लियामेंट वाला टॉपिक पढ़ेंगे, जब उसमें हम बिल को अच्छे से कवर करेंगे तब समझ आएगा कि 3rd स्टेज ऑफ बिल क्या होती है। 3rd रीडिंग या 3 बार उसका एक तरह से एनालाइज होने के बाद जब उसको पास करते हैं ना, तब हमें स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है। स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है? 50%, 2/3 ईच हाउस सेपरेट, है ना, प्रेजेंट एंड वोटिंग। क्लियर हुआ? फंडामेंटल राइट डीपीएसपी, इनको भी स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। ऑल अदर प्रोविजंस विच आर नॉट कवर बाय 1st एंड 3rd कैटेगरी, ठीक है, जो इसमें और फर्स्ट वाली में कवर नहीं हो रहे ना, वो सभी फिर स्पेशल मेजोरिटी से कवर होंगे। अब बात करते हैं 3rd वाले की, स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड कंसेंट ऑफ स्टेट। अब देखिए, स्टेट का भी कंसेंट चाहिए तो कोई बहुत बड़ी बात होगी ना। तो सबसे पहली बात है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड इट्स मैनर। अगर हमें इसमें कुछ अमेंडमेंट करना है तो हमें उसके लिए कंसेंट ऑफ स्टेट वाली मेजोरिटी चाहिए। एक्सटेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन एंड स्टेट, अगर उनकी एग्जीक्यूटिव पावर को एक्सटेंड करना है तो भी हमें ये वाली चाहिए, कॉन्स्टेंट ऑफ स्टेट ना, इसको लिख लेते हैं 3 नंबर। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, इनसे रिलेटेड अगर हमें कोई चीज़ चेंज करनी है तो भी हमें 3 नंबर वाली चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट, ये लिस्ट है ना वो 1 2 3, अगर हमें उनमें कुछ चेंज करना है तो भी हमें 3 नंबर वाली चाहिए। एनी ऑफ द लिस्ट इन 7th शेड्यूल, 7th शेड्यूल के लिए हमें चाहिए 3 नंबर, लेकिन 5th और 6th के लिए कौन सी चाहिए थी? 1 नंबर वाली, यानी कि सिंपल मेजोरिटी। लेकिन 7th शेड्यूल के लिए चाहिए हमें 3rd नंबर वाली। रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन पार्लियामेंट, ये भी 3 नंबर वाली चाहिए। पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि अगर हमें खुद में ही आर्टिकल 368 को अमेंड करना है ना, जैसे मान के चल रहे हैं, एक हमने बात की थी ना हाईवे वाली, ये हाईवे जो आ रहा है ना, ये 368 के थ्रू आ रहा है, सीधा अमेंडमेंट करने के लिए जा रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि भाई नहीं, हमें तो इसमें ना यहाँ पे कट चाहिए, पास चाहिए निकलने के लिए, हम कुछ और चीज़ भी ऐड करनी है या कुछ भी करना है ना, तो उसके लिए भी खुद 368 को अमेंड करने के लिए भी कंसेंट ऑफ स्टेट वाली स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होगी। ठीक है, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, कि अगर हमें उसे खुद में ही अमेंड करना हो तो कौन सी मेजोरिटी चाहिए होगी। ठीक है, नेक्स्ट इज यूनियन टेरेटरीज। देखिए, यूनियन टेरेटरी के बारे में अगर बात करें, ये हमारी पार्ट 7th में कवर है, आर्टिकल 239 से 241 तक। कौन कौन सी यूनियन टेरेटरीज है हमारे पास आज के टाइम? 8 हैं। कौन कौन सी? जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, एक साथ ही काउंट होती हैं, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो देखिए, यूनियन टेरेटरीज हैव बीन क्रिएटेड फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजंस। अच्छा, अभी हमने कल की क्लास में क्या था, एक वो 4-फोल्ड क्लासिफिकेशन याद है किसी को? अच्छा, उसमें से कोई मुझे बता सकता है कि यूनियन टेरेटरीज को हम कौन से क्लासिफिकेशन में लिखें? ए में, बी में, सी में या डी में? किसमें लिखेंगे? इन दोनों में। उस टाइम की यूनियन टेरेटरीज सी और डी के अंडर आती थी। इस बात का मतलब सिर्फ आपको चीज़ों को लिंक कराने से था, आपको याद रहे, है ना। ऐसा नहीं करना है कि आगे का पढ़ते जाना है और पीछे का भूलते जाना है। देखिए, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन, कुछ स्टेट या कोई जगह ऐसी हो सकती है जो पॉलिटिकल या
एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन को नज़र में रखते हुए बनाई गई। इसमें दो हैं हमारी, कौन सी, दिल्ली एंड चंडीगढ़। ठीक। एक हमारी कल्चरल डिस्टिंक्टिव, जिसमें मतलब कल्चरल में विविधता होती है ना, ये बोलने में नहीं आ रहा मुझे, जिसके कल्चर में विविधता होगी, उसमें कौन कौन सी हैं, पुडुचेरी, है ना, दादरा एंड नागर हवेली, दादरा एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, दमन एंड दीव। उसके बाद हुई हमारी जो स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस रखती हैं अपनी, या जैसे जो बॉर्डर पे हो सकती हैं या हमारे से थोड़ी दूर हो सकती हैं सेंटर से, या उनकी खुद में एक स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस होगी, उसमें कौन कौन सी हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, अंडमान निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप। अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप। और फोर्थ वाली है, जो फोर्थ कंडीशन हो सकती है, वो है स्पेशल ट्रीटमेंट एंड केयर ऑफ द बैकवर्ड एंड ट्राइबल पीपल्स। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत है, या हमें उनका थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, तो उनको भी स्पेशल कैटेगरी में, यूनियन टेरेटरीज में कवर कर दिया जाता था, जैसे मिजोरम, मणिपुर, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, जो कि बाद में स्टेट बना दी गई। आज के टाइम में सारी स्टेट है ना ये, लेकिन उस टाइम पे ये शुरू में 1950 के अराउंड सब यूनियन टेरेटरीज के अंडर आती थी। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि किस मतलब ऐसी कौन सी कंडीशंस हो सकती हैं किसी को यूनियन टेरेटरी बनाने के लिए। तो नेक्स्ट इज द, इनके बारे में थोड़ी फैक्चुअल बात कर लेते हैं। देखिए, एवरी यूनियन टेरेटरीज इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द प्रेसिडेंट। हर एक यूनियन टेरेटरीज प्रेसिडेंट के द्वारा एडमिनिस्ट्रेट की जाती है, एक्टिंग थ्रू एन एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटेड बाय हिम। याद आ रहा है, फोर फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट ABCD, वहाँ पे भी ऐसे कुछ किया जाता था, एडमिनिस्टर की जाती थी एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट करके। ये एक एजेंट होता है प्रेसिडेंट का, नॉट हेड ऑफ द स्टेट लाइक ए गवर्नर। देखो दोनों में अंतर समझो, ये एक एज एन एजेंट वर्क करेगा ये, ना कि एज अ हेड ऑफ स्टेट। लेकिन जो गवर्नर होता है वो एक्ट करेगा एज अ हेड ऑफ स्टेट। क्लियर। इट मे बी लेफ्टिनेंट गवर्नर या चीफ कमिश्नर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, दोनों में से कोई भी हो सकता है। देखो क्या है, लेफ्टिनेंट गवर्नर भी अगर बात करें, लेफ्टिनेंट गवर्नर किन किन के लिए है, एक तो जम्मू एंड कश्मीर यूटी के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर है, दिल्ली के लिए है ना। न्यूज़ सुनते होंगे तो उसमें चलता रहता है ना उनका झगड़ा कि एलजी हमें काम नहीं करने दे रहे, एलजी ने हमारी ये फाइल पास नहीं की, एलजी ने हमारे साथ ये कर दिया, एलजी ने वो कर दिया। दिल्ली की बात होती है ना, लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली में, और पुडुचेरी, अंडमान एंड निकोबार द्वीप आइलैंड वाला। ठीक है, ये चार जो है हमारी लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा की जाती है। लेकिन कुछ हैं जो कमिश्नर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा भी की जाती हैं, वो कौन कौन सी हैं, चंडीगढ़, चंडीगढ़, दादरा एंड नागर हवेली, दादरा एंड नागर हवेली, दादरा एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव और लक्षद्वीप। दादरा एंड नागर हवेली, दमन, दीव, लक्षद्वीप। ठीक है, ये है हमारी जो कमिश्नर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा रूल की जाती हैं या एक्ट की जाती हैं। द नेक्स्ट इज यूनियन टेरेटरीज ऑफ पुडुचेरी। ये इनकी थोड़ी इंपॉर्टेंट बात है। यूनियन टेरेटरी ऑफ पुडुचेरी 1963 एंड दिल्ली 1992, इनको एक लेजिस्लेटिव असेंबली प्रोवाइड कर दी गई, जिसमें एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी जो कि
हेडेड बाई अ सीएम, जैसे दिल्ली में है, दिल्ली का सीएम है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी है, सेम ऐसे पुडुचेरी में भी है। द पार्लियामेंट कैन मेक लॉ ऑन एनी सब्जेक्ट ऑफ द 3 लिस्ट फॉर द यूनियन टेरिटरी। देखिए 3 लिस्ट याद है आपको, सेंट्रल वाली, स्टेट वाली और कॉन्करेंट लिस्ट, कि भाई इस पे सिर्फ सेंटर बनाएगा, इस पे सिर्फ स्टेट बनाएगा, और इसमें दोनों बना सकते हैं। लेकिन यूनियन टेरिटरी के केस में ऐसा है कि जो पार्लियामेंट है वो तीनों सब्जेक्ट पे बना सकती है लॉ, है ना, उस पर ऐसी कोई रोक टोक नहीं है, सिर्फ यूनियन टेरिटरी के केस में, ये स्टेट के केस में नहीं है। इसके बावजूद कि उनकी अपनी असेंबली है, उससे फर्क नहीं पड़ता, जैसे कि दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर तो अभी बना है ना, तो इसके बाद ऑब्वियसली स्टेटहुड के दर्जे से इसको यूटी बनाया गया है। एम क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं, स्पेशल प्रोविजन फॉर दिल्ली। देखिए दिल्ली बहुत खबरों में रहती है ना, और एग्जामिनर को जो खबरें हैं वो देखने का बहुत शौक है, और वो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप भी देखें, है ना, तो क्वेश्चन आने के चांस ज़्यादा बन जाते हैं जो चीज़ें न्यूज़ में चलती रहती हैं। देखिए था 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991, एक तो नहीं, ये नंबर याद रखने आपको बहुत जरूरी है। 69 में क्या था, 73 में क्या था, 74 में क्या था, 91 में क्या था, है ना, इनसे आ जाते हैं और फिर कन्फ्यूजन बहुत तगड़ा होता है। प्रोवाइड अ स्पेशल स्टेटस टू द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली, है ना, ये याद रखना है। 69, 1991, दिल्ली को एक स्पेशल दर्जा दिया गया है। द स्ट्रेंथ ऑफ असेंबली इज फिक्स एज 70 मेंबर, सिर्फ 70 मेंबर चुने जा सकते हैं, डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, है ना, जो बोलते हैं आपको एमएलए होते हैं। स्ट्रेंथ होगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की 10%, 70 का 10% दैट मीन्स 7 लोग, जिसमें एक सीएम हो गया और उसकी 6 मंत्री हो जाएंगे, जो कि अपॉइंट किए जाएंगे प्रेसिडेंट। ये ध्यान रखने वाली बात है। स्टेट में कौन करता है? स्टेट में करता है गवर्नर, लेकिन दिल्ली को कौन कर रहा है? दिल्ली को कर रहा है डायरेक्ट प्रेसिडेंट। क्लियर है? कैन मेक लॉ ऑन द मैटर ऑफ द स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। ये दिल्ली जो है हमारी स्टेट लिस्ट पे लॉ बना सकती है और कॉन्करेंट लिस्ट पे बना सकती है, एज सेम एज द नॉर्मल स्टेटहुड का जो दर्जा प्राप्त होता है जिनको, उनकी तरह। लेकिन 3 चीज़ों से इनको बाहर कर दिया गया है। कौन कौन सी? ये तो आप पब्लिक ऑर्डर पे नहीं बना सकते, जिसमें पुलिस वगैरह आती है, पुलिस पे नहीं बना सकते। पीडब्ल्यूडी वाला पब्लिक ऑर्डर के जितने भी आते हैं ना उसके अंडर डिपार्टमेंट, उस पर नहीं बना सकते, पुलिस पे नहीं बना सकते, और लैंड से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पे नहीं बना सकते। बाकी आप सब पे बना सकते हैं। ये स्पेशल प्रोविजन के बारे में बात कर रहे हैं हम दिल्ली के लिए। द मिनिस्टर होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, ऑब्वियसली बात है क्योंकि प्रेसिडेंट ही इनको अपॉइंट कर रहा है, मतलब एक तरह से अपॉइंट किए जा रहे हैं उसके द्वारा, तो उन्हीं के प्लेजर के टाइम तक वो चाहेंगे, जब तक वो चाहेंगे तब तक वो अपना ऑफिस होल्ड करेंगे। इन द केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन, देखिए अगर हमने बात करी कि भाई हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं वे अपॉइंट किए गए हैं, और इधर हमारी एक असेंबली भी है, ये बीच में कोई मुद्दा अटक गया, भाई ना तो ये एग्री हो पा रहे ना ये एग्री हो पा रहे, तो फिर क्या करेंगे? लेफ्टिनेंट गवर्नर जो होंगे ये इसको लेके जाएंगे प्रेसिडेंट के पास कि भाई अब आप डिसाइड करो कि इस पे हमें क्या एक्शन लेना चाहिए, इज टू रेफर टू द मैटर प्रेसिडेंट फॉर डिसीजन। क्लियर हुआ? ये स्पेशल प्रोविजन दिल्ली के लिए थे, आपको कुछ याद रखने, इसमें कुछ याद रखने जैसे है नहीं, 4-5 बातें हैं, जैसे 70 मेंबर, 7% काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, 79 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस ऑर्डर और लैंड, इन पे नहीं बना सकते, बस 4-5 बातें याद रखनी है। ठीक है? एक होती है एडवाइजरी कमेटी ऑफ यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरीज के लिए क्या होता है? एक एडवाइजरी कमेटी होती है जिसके चेयरमैन होते हैं होम मिनिस्टर ऑफ यूनियन। ठीक है? एडवाइजरी कमेटी ऑफ यूनियन टेरिटरीज के हेड होंगे होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सेंटर वाले जो होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के। अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल 1961, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इज द नोडल एजेंसी for all matters of union territories relating to finance, legislation, budget, service and appointment of lieutenant governor and administrator। ये सारे टॉपिक जो भी होंगे ये सभी होम मिनिस्ट्री के अफेयर अंदर आएंगे, होम अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंदर आएंगे। ठीक है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड इलेक्टेड मेंबर फ्रॉम द लोकल बॉडीज, डिस्ट्रिक्ट पंचायत, म्यूनिसिपल काउंसिल ऑफ द रेस्पेक्टिव यूटीज आर मेंबर ऑफ दिस कमेटी। ठीक है? जैसे मान के चलो दिल्ली के लिए बनाना है ना, तो दिल्ली के लोकल बॉडीज के जो
इलेक्टेड मेंबर होंगे वो इसके मेंबर्स होते हैं। क्लियर हुई बात? ये एडवाइजरी कमेटी थी। द नेक्स्ट इज शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज। ये इस इंपॉर्टेंट टॉपिक है काफी। शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज कौन से शेड्यूल के अंदर आता है? ये 5th शेड्यूल है ना। इसी को कैसे अमेंड कर सकते हैं? सिंपल मेजोरिटी। ये चीज़ ऐसे लिंक करते चला करो, फिर आप कभी भूलोगे नहीं। ठीक है। आर्टिकल 244 पार्ट 10 ये पार्ट है ना, ये शेड्यूल है, ध्यान रखने वाली बात है। 12 शेड्यूल है और 25 पार्ट है। ठीक। एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल के बारे में बात की गई है, शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में। अभी हम बात करते हैं शेड्यूल ट्राइबल, शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब्स के अंडर कौन कौन सी स्टेट आती हैं। आंध्र प्रदेश, ये याद रखना है इसको, कौन कौन सी आती हैं, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि कौन सी नहीं आती या कौन सी आती है। अभी जब हम इवनिंग वाली क्लास में एमसीक्यू करेंगे तब आप समझ पाएंगे कि कैसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। देखिए एमसीक्यू कराने का मेन पर्पज ही है कि एक सही डायरेक्शन में हम पढ़ाई कर पाए, है ना, क्योंकि पढ़ने को तो बहुत कुछ है, कभी खत्म नहीं होगा, इतना बड़ा सागर है जीएस का तो। लेकिन सिलेक्टिव पढ़ना है और वही एग्जाम में हमारे आएगा, तो पीडीएफ में नाम कंफर्म है फिर। ठीक है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। अभी इसकी जो डाटा है, फैक्चुअल डाटा इंपोर्टेंट। प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर एन एरिया एज शेड्यूल एरिया। प्रेसिडेंट क्लियर कर सकता है, डिक्लेयर करता है, नॉट पार्लियामेंट। है ना। आपको कंफ्यूजन देंगे कि पार्लियामेंट करेगी कि प्रेसिडेंट करेगा, तो कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा डिक्लेयर। ये किसी का एरिया बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, उनकी बाउंड्री को इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन है, कंसल्टेशन विद गवर्नर। गवर्नर के कंसल्टेशन पे ही तो कर सकते हैं। अरे भाई अब मान के चलो हमारा कौन है, कौन सा स्टेट लें, चलो उड़ीसा ले लिया हमने, है ना। उड़ीसा हमारे इधर कोस्टल सी पे यहाँ पे है। ठीक है। हमारी दिल्ली यहाँ पे है। भाई गवर्नर को ही तो पता है ना रियल एक्चुअल क्या चल रहा है स्टेट में। प्रेसिडेंट को तो वो रिपोर्ट करेगा ना, तभी तो उन्हें पता लगेगा, तब वो उस पर एक्शन लेंगे। तो समझ में आई बात कि कंसल्टेशन विद गवर्नर क्यों जरूरी है। ठीक। ईच स्टेट हैव टू स्टेब्लिश ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। हर स्टेट को ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल स्टेब्लिश की हुई है, जिसमें क्या होंगे, जिसमें 20 मेंबर्स होंगे इस काउंसिल में। कौन सी? ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, इसको टीएसी बोलेंगे हम शॉर्ट में। टीएसी में कितने होंगे? 20 मेंबर होंगे, जिसमें 3/4 वो होंगे जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे शेड्यूल्ड ट्राइब्स के स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। समझ में आई बात? जो रिजर्वेशन के थ्रू, या जैसे मान के चलो स्टेट है, इसमें कुछ सीट रिजर्व है कि भाई ये सिर्फ शेड्यूल ट्राइब के लिए है या शेड्यूल कास्ट वालों के लिए है, उनसे इलेक्ट हुए मेंबर। तो ऑब्वियसली बात है वो भी वही होंगे ना, शेड्यूल एरिया से आए जो शेड्यूल ट्राइब होंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली में वो रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो उसमें उन 20 में 3/4 होंगे ऐसे लोग। 20 का 3/4 कितना हुआ? 15। राइट, देख लेना एक बार, है ना, 15 ही होंगे। वो ऐसे होंगे जो रिप्रेजेंटेशन करेंगे शेड्यूल ट्राइब्स का। उसमें क्या होगा? गवर्नर डिसाइड विच लॉ ऑफ सेंटर और स्टेट कैन बी अप्लाई टू शेड्यूल एरिया। ये गवर्नर डिसाइड करेगा। सेंट्रल ने एक लॉ बना दिया कि भाई हमें ये रूल अप्लाई करना है यहाँ पे, लेकिन गवर्नर डिसाइड करेगा कि ये एप्लीकेबल है कि नहीं है, ताकि जो उनके राइट है ना वो ब्रीच ना हो या उनका वॉयलेशन ना हो। इसके लिए गवर्नर एज ए गार्डियन काम करता है। क्लियर हुई बात? 5th शेड्यूल से क्लियर बिल्कुल। नेक्स्ट इज द 6th शेड्यूल। देखिए 6th शेड्यूल की अगर हम बात करें, इसमें क्या है? कंटेन द प्रोविजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड प्रोविजंस हैं इसमें। किसके? एएमटीएम याद आ रहा है कुछ? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। फुल फॉर्म ही याद करना। एएमटीएम ठीक है, लेकिन मिलते जुलते नाम धर देते हैं वो, है ना। ए से असम से आंध्र प्रदेश कर देंगे, है ना। एम से मणिपुर कर देंगे, टी से तेलंगाना कर देंगे, लेकिन आपका एएमटीएम तो बिल्कुल फिक्स बैठेगा और फिर गलत हो जाएगा, है ना। तो ज़्यादा बड़े नहीं है, याद कर लेना।
दीज स्टेट हैज़ बीन कंस्टिट्यूटेड एज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। इन स्टेटों ने क्या की गई है, एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल क्रिएट की है, जिसको बोलेंगे हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे, एडीसी काउंसिल इन्होंने क्रिएट किया है। टोटल 10 ट्राइबल एरियाज को मिला के ये काउंसिल बनाई गई है, बट दे डोंट फॉल आउटसाइड स्टेट जुडिक्शन। देखिए काउंसिल तो आपने बना ली, ठीक है, लेकिन आप जो स्टेट का जुडिक्शन है ना, उससे बाहर नहीं जाओगे, उसके अंडर ही हो, आप पे सारे रूल एप्लीकेबल हैं। आपने अलग बना ली, ठीक है, आपके जो स्पेशल केयर की जरूरत है उसके लिए ठीक है। गवर्नर इज एम्पावर टू ऑर्गेनाइज और रीऑर्गेनाइज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट। कौन से ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट, ये वाले ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट जो 10 टोटल 10 ट्राइबल एरियाज को कवर करके बनाए गए हैं, उसमें गवर्नर के पास ये फुल्ली पावर है कि वो रीऑर्गेनाइज करेंगे डिस्ट्रिक्ट को, इंक्रीज करेंगे, डिक्रीज करेंगे, नेम चेंज करेंगे, बाउंड्री चेंज करेंगे। इसमें भी कितने 30 मेंबर्स, लास्ट वाले में कितने थे, इसमें 20 मेंबर्स थे। ये कंफ्यूजन नहीं होना है ना, 5th शेड्यूल के अंडर 20 मेंबर्स और 6th शेड्यूल के अंडर 30 मेंबर्स, जिसमें 4 नॉमिनेटेड होंगे गवर्नर के द्वारा और 26 होंगे इलेक्टेड। इसमें वो वाला सीन नहीं है, कौन से वाला कि 3/4 वो होंगे जो जैसा उसमें था ना 5th शेड्यूल में, इसमें वो वाला सीन नहीं है। इसमें सिर्फ 26 इलेक्टेड होने चाहिए और जिनका 5 साल का कार्यकाल होगा, क्योंकि काउंसिल बना रहे हैं ना, तो उसकी एक टाइम पीरियड होगा 5 साल, उसके लिए बना दिए। जैसे नॉर्मल म्यूनिसिपैलिटी और वो सब चीज़ें चलती है ना, तो उसी तरीके से बना दी ये चीज़। दे कैन मेक दे कौन, ये ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल वाले लोग किस पे लॉ बना सकते हैं, सर्टेन मैटर्स जैसे लैंड, फॉरेस्ट, कैनाल वाटर, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी, मैरिज, डाइवोर्स, इन सब चीज़ों पे ये लॉ बना सकते हैं। बट जितने भी ये लॉ बनाएंगे ना, सब पे किसका असेंट होना जरूरी है, गवर्नर का। क्योंकि देखो सुनो, गवर्नर को ना आप एक तरह का प्रेसिडेंट जैसी पावर मान लो इन स्टेट में, क्योंकि प्रेसिडेंट ने ही उनको वहाँ पे अपॉइंट किया हुआ है कि भाई मेरे बिहाफ पे सारे काम आप करोगे, है ना। सेम चीज़ आपको याद आ रही है कुछ, जैसे मेडावल हिस्ट्री में होता था ना कि उसको उस प्रांत का गवर्नर नियुक्त कर दिया कि भाई वहाँ पे सारा जो है तुम देख लो, मैं सेंटर में यहाँ जो हमारी कैपिटल है वहाँ पे बैठ रहूँगा, तुम देखो। इधर इसका किसी और को बना दिया, उसका किसी और को बना दिया, तो बाद में वो विद्रोह करके वहाँ पे अपना खुद का स्टेब्लिश कर लेते थे, है ना। आज के टाइम में वो चीज़ पॉसिबल नहीं है क्योंकि डेमोक्रेसी है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही चला रहा है कि भाई अपने विश्वास पात्र आदमी को हमने अपना दूर वाला एरिया दे दिया, क्योंकि हमें इस पर विश्वास है कि ये उसकी टेक केयर करेगा अच्छे से। क्लियर हुई बात। साइन तो चाहिए ना इनके, गवर्नर के साइन चाहिए जो लॉ बनाएंगे इस पर ये। और ये बना सकते हैं क्या, प्राइमरी स्कूल बना सकते हैं, डिस्पेंसरी बना सकते हैं, मार्केट बना सकते हैं, फिशरीज बना सकते हैं, एंड सो जितने भी ऐसे छोटी मोटी चीज़ें हैं उन सब पे लॉ भी बना सकते हैं और उन्हें स्टेब्लिश भी कर सकते हैं। क्लियर हुआ। तो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें बिल्कुल अच्छे से क्लियर समझ में आ रही होंगी, और उसके बाद जो हमारी PYQ वाली क्लास होती है उसमें आप सारे PYQ अटेंड कर पा रहे होंगे अच्छे से। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, पढ़ते रहिए।